हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी आप अपनी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पंचायत वेब सीरीज, डेफिनेटली आप सबने इसको यहाँ पे देखा होगा। पर मैं अभी यहाँ पर ये सिनेमा, वेब सीरीज, मूवी, इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया। यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप सब लोगों ने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा मेंस में कि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है। जो चीजें सिनेमा में दिखाई जाती हैं कहीं ना कहीं वो हमारे समाज के अंदर एग्जिस्ट होती हैं, उन चीजों को वहां पे दिखाया जाता है। आज एक ऐसी टॉपिक के बारे में आपको बात करने वाला हूं। दरअसल अगर पंचायत वेब सीरीज के बारे में बात करें तो आप सबने ये एक सीन देखा होगा। आपने देखा होगा कि 15 अगस्त का मौका होता है और 15 अगस्त के समय पर यहाँ पे जो डीएम मैडम हैं, डीएम मैडम आती हैं और जो प्रधान जी हैं वो झंडा फहराने के लिए आते हैं और वो उनको रोक देती हैं और बोलती हैं तुम प्रधान नहीं हो, तुम्हारी वाइफ यानी कि जो मंजू देवी थी वो प्रधान थी, तो वही यहाँ पर झंडा फहराएंगी। फिर जो राष्ट्रगान वाला सारा सीन है वो सीन आपने पूरा का पूरा ये यहाँ पर देखा होगा। एग्जैक्टली यही सिनेरियो और यही इसी प्रकार की जो कंट्रोवर्सी है अभी दिल्ली के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिली है। दिल्ली सरकार में कंट्रोवर्सी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप इसे यहाँ पर कनेक्ट कर पाए होंगे तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर ध्यान दे पाए होंगे तो ये है एक प्रधान पति का मुद्दा जो आपके यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए इसके बारे में बात करते हैं और अभी रिसेंटली एक जो कंट्रोवर्सी हुई है इससे रिलेटेड इसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दरअसल खबर और जो मैं कंट्रोवर्सी कहूँ कुछ ऐसी कि सुबह सुबह ही यहाँ पर एक जो न्यूज है काफी ज्यादा मीडिया में सर्कुलेट होने लगी और चीजें निकल के आई कि दिल्ली में फुलेरा की सरकार यानी कि जो पंचायत वेब सीरीज में जो फुलेरा था उसकी गवर्नमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सीएम रेखा गुप्ता इनकी मीटिंग में पति की मौजूदगी पर आप यानी कि आम आदमी जो पार्टी थी उसने यहाँ पर इन पर तंज कसा था। मुद्दा क्या था पूरा मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं और यहाँ पर जो एरो आप देख पा रहे हैं ये उनके हस्बैंड हैं, मनीष गुप्ता इनका शायद नाम है। और ये दरअसल एक ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, उस ऑफिशियल मीटिंग में यहाँ पर बैठे हुए थे। बस कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो जाती है और जो प्रधान पति या फिर जो सरपंच पति का जो मुद्दा होता है वो सारी चीजें यहाँ पर निकल के आने लगती हैं। अब दरअसल सारे एलिगेशंस या फिर सारी कंट्रोवर्सी इसलिए हुई बिकॉज जो हस्बैंड इनके ऑफिशियल मीटिंग में जिसमें यहाँ पर बैठे हुए हैं ये उस विधानसभा क्षेत्र से या फिर मैं कहूं किसी भी प्रशासनिक या फिर किसी ऑफिशियल पद पर नहीं है। और फिर यहाँ पर जो डिबेट है वो ये उठी कि अगर ये किसी ऑफिशियल पद पर नहीं है तो फिर ये इस ऑफिशियल मीटिंग के अंदर ये क्या कर रहे हैं। ये एक अनुचित एक जो प्रक्रिया है या फिर साथ ही साथ अभी कुछ संवैधानिक और जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ये उनका वायलेशन है और एक अगर बड़ी पिक्चर में आप देखें तो ये सीधे तरीके से डेमोक्रेसी का उल्लंघन माना जा सकता है। आइए पूरे मुद्दे को समझते हैं कि आपका संविधान, क्या आपके रूल्स और क्या आपका जो कोर्ट है और जो समस्या है वो एक्चुअल में समस्या क्या है। बाकी ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि क्या ये किस हद तक सही है कि एक ऐसे हस्बैंड, एक जो सीएम है उनके हस्बैंड जो किसी भी पद पर नहीं, किसी ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं है और उसके होते हुए भी जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं यानी कि डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन करना ये कितना उचित है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा मैंने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे तो पॉलिटिकल डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस पूरे सिनेरियो को फुलेरा की सरकार कह के यहाँ पर जो बुलाया गया है, जहां पर आपने जैसे मैंने बताया कि जो हस्बैंड थे वो एक्चुअल में शासन करते थे लेकिन जो एक्चुअल में प्रधान थी वो मंजू देवी थी, लेकिन उनके बिहाफ पर जो सारे डिसीजन हैं प्रधान जी के द्वारा लिए जाते थे। सेम ऐसा आरोप यहाँ पर जो ये मीटिंग के बाद ये जो इमेज निकल के यहाँ पर लगाया गया कि दरअसल सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उनके जो हस्बैंड ने पर्दे के पीछे से जो डिसीजन है या फिर शासन है वो करते हैं, ऐसा जो विपक्ष है उसके द्वारा यहाँ पर जो आरोप यहाँ पर लगाए गए। प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो संवैधानिक प्रावधान है और जो लोकतांत्रिक हमारी सोचता है ये इसके अनुरूप है या फिर ये एक पॉलिटिक्स के अंदर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए थोड़ा सा संविधान को और नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर देखें आर्टिकल 154 और हमारा आर्टिकल 239 ए जो कि दिल्ली के बारे में प्रोविजन करता है, तो ये सीधे तरीके से ये बताता है कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो निर्वाचित मुख्यमंत्री यानी कि जनता ने जिस व्यक्ति को वोट दे के जिताया है उसी व्यक्ति के अंदर और मंत्री परिषद के पास निहित है, ना कि उनके परिजनों के पास। ये चीज क्लियरली हमें देखने को मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो टेक्निकली अगर बात करी जाए तो डेमोक्रेसी में जनता जिस व्यक्ति को वोट देके चुनती है वही व्यक्ति ऑथराइज्ड है डिसीजन लेने के लिए
तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अनऑथराइज है, जिसे वोट के माध्यम से नहीं चुना गया है, ना ही कोई अथॉरिटी है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति अगर ऐसी मीटिंग्स में हिस्सा लेता है तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का मैं कहूंगा उल्लंघन, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक तरीके से न्याय के माध्यम से या फिर विधि के माध्यम से जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें एक इंटरफेरेंस यहां पर हो सकता है। साथ ही साथ हम देखें कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स दिल्ली असेंबली, अगर इसके बारे में बात करें तो सरकारी बैठकों में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि और जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो ही औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं, ऐसा इन रूल्स के अंदर लिखा गया है। और अगर ऐसा होता है कि जो गैर निर्वाचित व्यक्ति हैं या फिर जो लोग ऑथराइज नहीं है इसके लिए, अगर पारिवारिक लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका उल्लंघन हमें यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे जो प्रधानपति या फिर ऐसा जो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन है उसका जो मुद्दा है, उसे थोड़ा सा पिक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मामला पूरा है क्या। देखो, जब प्रधानपति का मुद्दा जो मैंने इस वेब सीरीज में पूरा बताया, जो पूरा फुलेरा की जो कंट्रोवर्सी चली आ रही है इसके बारे में बात करें, तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए यहां पर एक शुरुआत होती है कि भाई अब हम महिलाओं को जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम पार्टिसिपेशन दिलाएंगे, और उसके लिए पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए महिलाओं के लिए यहां पर अनिवार्य रूप से 33% हर एक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर बात करें, आपका खंड स्तर पर बात करें, जिला स्तरों पर बात करें, तो महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है वो आरक्षण मिनिमम इतना दिया गया है। कई स्टेट के बारे में बात करें तो ये विधानमंडलों के ऊपर वैकल्पिक एक उनको ऑप्शन दिया गया कि आप एक वैकल्पिक प्रावधान कर सकते हैं कि 33% से ऊपर भी करें, लेकिन अनिवार्य है 33%। तो ये प्रोविजन करा गया कि भाई जो डिसीजन मेकिंग है महिलाओं की भागीदारी हम सुनिश्चित करें। उद्देश्य इसका केवल ये था कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है उनको सशक्त करना, उनका डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, और इसका परिणाम हमें यह देखने को मिला कि लगभग 14 लाख महिलाएं जो महिला प्रतिनिधि हैं वो पंचायतों के स्तरों पर रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या 14 की 14 लाख जो महिलाएं हैं वो सारी डिसीजन मेकिंग एग्जैक्टली या फिर मैं कहूं प्रत्यक्ष रूप से कर रही हैं? तो शायद यहां पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, और वो एक बड़ी समस्या बनती है यहां पर प्रधानपति की। यानी कि महिलाएं जो हैं, हमारा बात करें कि ये आरक्षण की वजह से महिलाओं को शासन में आने का ऑप्शन तो मिला, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिकल जो डिसीजंस हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस उनके घर के जो पुरुष हैं, स्पेशली जो हम बात करेंगे उनके जो हस्बैंड्स हैं, उन हस्बैंड्स के द्वारा जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस लिए जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं सरपंच पति या फिर प्रधानपति का जो कल्चर है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षण दिया गया ये यहां पर जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, तो वास्तविक रूप से परिजन हैं या फिर जो हस्बैंड हैं वो इस सत्ता का प्रयोग यहां पर करते हैं। अब एक और लार्जर पिक्चर के बारे में हम समझने की कोशिश करें तो इसी प्रकार से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए यहां पर एक और हमारा जो कानून है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 128वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि जो बिल है वो बिल यहां पर लेके आया गया था। ये इस बिल में हम बात करें तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षण करने की बात करी थी। तो ये तो सेम चीज कॉपी हो रही है जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था, कि वहां भी हमने महिलाओं को ऑथराइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन अल्टीमेटली पावर का कंजम्पशन या फिर हम ये कहेंगे कि पावर का इस्तेमाल कर कौन रहा है? हस्बैंड कर रहे हैं। और ये चीज अब हमें यहां पर ऐसी जगहों पर भी रिफ्लेक्ट होती दिख रही है कि महिलाओं के लिए जो रिप्रेजेंटेशन करा गया आपका संसद में, विधानसभाओं में, लेकिन उनके परिवारीजन जो पुरुष हैं और जो कि अनऑथराइज हैं, ना तो वो निर्वाचित है ना ही प्रशासनिक कोई उनके पास पद है, फिर भी वो इन शक्तियों का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक जो प्रश्न है वो प्रश्न हमें उठता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम प्रधानपति के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो महिला प्रतिनिधि हैं वो केवल नाम मात्र की ऑफिशियल, जब साइन करने की बात आती है वो या तो अंगूठा जाके लगाती हैं या केवल साइन कर देती हैं। डिसीजन हस्बैंड के द्वारा लिए जाते हैं। पुरुष रिश्तेदार यानी कि डिफेक्टो जो निर्णय है वो डिफेक्टो निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं। इसे ही सरपंच पति या फिर प्रधानपति, ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। आइए कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा पर यहां पर नजर डालने की कोशिश करें तो MOPR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज रिपोर्ट 2015 में ये रिपोर्ट निकल के आती है भारत में, और ये बताती है कि लगभग 50% महिला प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये माना कि हाँ, निर्णय लेने में उनके जो पति हैं उनका प्रभाव ही यहां पर प्रमुख रहा है। तो आप ये डेटा यहां पर देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है, पंचायती राज जो हमारा मिनिस्ट्री है उसका डेटा है, इस पर हम क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से UN वुमेन स्टडी 2018 में स्टडी निकल के आई और उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, और स्पेशली नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहां पर ऐसे जो ट्रेंड्स हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्टेट स्पेसिफिक फाइंडिंग के बारे में बात करें तो आपका हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और साथ ही साथ बिहार, वहां पे ये जो कल्चर है ये यानी कि नॉर्दर्न स्टेट से वहां पे कल्चर ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यस, जो साउथ इंडिया के स्टेट से वहां पे ऐसा कल्चर हमें कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है।
थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर कोर्ट के स्टैंड को समझने की कोशिश करें, 2016 में राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर प्रधानपति का बैठकों में आधिकारिक दखल जो है वो अवैध है, क्योंकि शक्ति केवल निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है, उन्हीं के पास है, ना कि उनके किसी पारिवारिक या फिर किसी रिश्तेदार पति उनके पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की जो भावना है उस पर जोर दिया और प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की जो है इसको संविधान के खिलाफ यहां पर माना गया। तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा, क्या है, क्या इशू है एग्जैक्टली। अब आपके ऊपर है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज कितनी उचित है जो यहां पर सोशल मीडिया पर जैसी इमेजेस हैं वो निकल गई। तो ये था पूरा का पूरा मामला ना। इसी प्रकार से आप जो हमारे इंडियन पॉलिटी या फिर पूरी यूपीएससी की जर्नी को आप आसान बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यूपीएससी की जर्नी में जुड़ सकते हैं। और आप अभी 17,999 में 12 महीने तक का जो फ्री एक्सटेंशन है इसको आप जो है ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको आपको शुभ 50 ये कोड आपको लगाना होगा। ये कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम बैचेस के बारे में बात करें, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश 26, 27, 28 के लिए सारे के सारे बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छी बात एक ये है कि अगर आप 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से, आपको अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपको पूरी तरह से अनअकैडमी रहना खाना वो सब कुछ आपका अफोर्ड करेगा। इन केस अनफॉर्चुनेटली आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स उपलब्ध कराएगा अनअकैडमी यहाँ पे, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये था पूरा का पूरा मुद्दा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।